मैं लवकुश त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप तबीयत से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस समय जैसा कि पूरे प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि काफ़ी विधिक अड़चनों की वजह से हमारे जो भाई हैं, जो कलीग्स हैं, जो बनने वाले हैं, इनको अभी तक ज्वाइन कर लेना चाहिए था। लेकिन कुछ विधिक अड़चनों की वजह से आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो आपके नियुक्ति पत्र व योगदान आख्या में डिफरेंसेस, कई लोगों की जो क्वेरी बनी पड़ी हुई है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इन सब बातों पे जाने से पहले सबसे पहले हम आइए शुरू करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। आज एक माननीय परिषद की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है समस्त तहसीलों को अनुभाग 4 की तरफ से। तो पहले उस पत्र को हम पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे उस पत्र में क्या कहा गया है, ताकि आप लोगों की जो क्वेरी है या जो आपकी जानकारी आप उससे प्राप्त करना चाहते हैं उसको मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम माननीय परिषद के द्वारा आज दिए गए 5 तारीख के दिनांक 5 वाले पत्र को पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, देखते हैं हम आज का जो पत्रांक है जिसमें प्रेषक आप देख सकते हैं कि आयुक्त एवं सचिव, प्रेषक आपके जो हैं वो आयुक्त एंड सचिव महोदय के द्वारा यह पत्र जो है वो अनुभाग 4 लखनऊ से है। आइए देखने का प्रयास करते हैं। इसमें जो देखिए आप देख रहे हैं प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 लखनऊ से पे पत्र जो है वो दिनांक 5/3/2024 को समस्त मंडलायुक्त यानी आपके कमिश्नर सर को प्रेषित किया गया है। इसका पत्रांक संख्या 816/4/34A17 है। इसमें इसका जो विषय दिया गया है वह है 9 चयनित लेखपालों को, आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि 9 चयनित लेखपालों के जनपद आवंटन के उपरांत जो उनको नियुक्ति प्रदान किए जाने संबंधी कार्रवाई विषयक सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। जैसा कि आप सब लोगों ने इस पत्रांक को पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद आप लोगों को ये अच्छी तरह से पता चल गया होगा। मैं इसके मेन पॉइंट पे आने की कोशिश करता हूँ जो आपका पॉइंट नंबर 3 है। इसमें क्या है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया 9 चयनित लेखपालों की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 13/2/2024 के पूर्व की गई कार्रवाई की सूचना दिनांक 7/3/2024 तक अनुभाग के जो ईमेल है अनुभाग 004@gmail.com पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं इस प्रारूप में दिया क्या गया है और क्या करना है हमें। तो पहले आप देख सकते हैं क्रमांक संख्या है। दूसरे स्तर पे मंडल के जनपद का नाम दिया गया है जिस जनपद में आपका चयन किया गया है। मंडल स्तर से जनपद को आवंटित 9 चयनित लेखपालों की संख्या 70, 80, 85, 100, 50, 40 जो भी मंडल से जनपद को आवंटित किए गए हैं उनकी संख्या यहाँ पे दी है। चौथा पॉइंट है जनपद स्तर से तहसीलों को आवंटित 9 चयनित लेखपालों की संख्या। मतलब अगर उस जनपद में 4 तहसील है, 6 तहसील है, 3 तहसील है, तो प्रत्येक तहसील में कितने लेखपाल गए हैं। किसी में 30 हो सकते हैं, किसी में 35, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 40। तो यहाँ पे संख्या पूछी गई है तहसीलवार। जो इस पत्रांक का सबसे मेन पॉइंट है उसको आपको देखना है, वो आपका मेन पत्रांक पॉइंट है 5। पत्रांक 5 को आप देखिए, इसमें क्या कह रहा है, श्रीमान उप जिलाधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश निर्गत करने, मतलब नियुक्ति आदेश आपको यानी अपॉइंटमेंट लेटर निर्गत यानी आपको जारी किया गया हो दिनांक 13/2/2024 तक योगदान कर चुके 9 चयनित लेखपालों की संख्या। मतलब 13 फरवरी से पहले जिन लेखपालों द्वारा योगदान आख्या दे दी गई है तहसीलों में, तो योगदान आख्या दी तो गई है लेकिन उप जिलाधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश निर्गत, क्या आपको श्रीमान उप जिलाधिकारी
महोदय द्वारा आपके तहसील में नियुक्ति पत्र आपको मिला है? किसी के पास अपॉइंटमेंट लेटर है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। जो टॉपिक इसमें बन रही है, योगदान आख्या और नियुक्ति आदेश, अभी मैं दोनों को का अंतर बता दूंगा आपको। इसी वीडियो में हम क्लियर कट देखें कि नियुक्ति आदेश क्या होती है और योगदान आख्या किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में कौन कब कैसे प्रभावी होंगे, इसकी भी जानकारी हम इसमें करेंगे। पर इसमें ध्यान देने वाला ये पॉइंट है, उप जिलाधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश निर्गत करने, मतलब एसडीएम सर के लेवल पे आपको नियुक्ति पत्र दे दिया गया हो, उसके उपरांत बताना है आपको। तो जिन जिन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर अगर मिला होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जा चुका है, क्योंकि मेरी जानकारी में मेरी तहसील में जहाँ पे मैं नियुक्त हूँ भदोई में, अभी यहाँ पर किसी को भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है एसडीएम सर के लेवल पे। डीएम सर के यहाँ से जो लिस्ट गई है तहसीलों को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से जो लिस्ट गई है तहसीलों को, वो आपका नियुक्ति आदेश नहीं है, इसमें एसडीएम सर के लेवल का पूछा जा रहा है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ नियुक्ति आदेश कैसा होता है, क्या होता है और योगदान आख्या किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी पत्र में देखा कि पत्र में चीज़ें क्या दी गई थी, तो इन सब चीज़ों से पत्र से स्पष्ट तो हो गया है कि पत्र हर मंडल में भेजे गए हैं, हर जिले में भेजे गए हैं, और जिले में जो नियुक्ति पत्र जिन जिलों में वितरित हुए हैं, नियुक्ति पत्र व योगदान आख्या से संबंधित डिटेल्स हर तहसील के माध्यम से मांगी गई है। अब इन सब चीज़ों में सबसे पहला प्रश्न बनता है कि नियुक्ति पत्र क्या होता है, योगदान आख्या क्या होता है। नियुक्ति पत्र के बारे में मैं आपको बता दूं, नियुक्ति पत्र को जैसा कि आप सब जानते हैं इंग्लिश में अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, कि आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट किए गए। मैंने पहले ही कहा था कि आपका नियोक्ता प्राधिकारी कौन होता है। आपके नियोक्ता प्राधिकारी आपके तहसील के श्रीमान उपजिलाधिकारी होते हैं, जो कि आपको उस तहसील में नियुक्त करते हैं। तो श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय आपके नियोक्ता प्राधिकारी हैं, वह आपको नियुक्ति पत्र देते हैं। नियुक्ति पत्र देने के पश्चात आपको उस तहसील में अपनी योगदान देनी होती है कि सर आपने मुझे नियुक्त किया है, बदले में मैं अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मैं अब तहसील को ज्वाइन कर रहा हूँ। पर सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज़ें जो देखने को मिली वो ये था कि बिना नियुक्ति पत्र वितरण हुए योगदान आख्या का जमा होना, ये रियल में बहुत ही शॉकिंग है। शॉकिंग मतलब ये कह सकते हो कि थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। हम लोगों की जो हुई थी, हमें पहले नियुक्ति पत्र दिए गए थे तहसीलों से, फिर हम लोगों ने अपनी योगदान आख्याएँ जमा कर दी। पर जैसा कि लड़के बता रहे हैं कि सर हम लोगों ने अपनी योगदान आख्याएँ तहसीलों में जमा कर दी हैं। देखिए योगदान आख्या क्या होती है, आपकी एप्लीकेशंस की तरह होती है कि आप अपनी तहसीलों में आप एप्लीकेशंस देते हो कि सर मैं अपनी योगदान प्रस्तुत कर रहा हूँ। वह योगदान आख्या जब तक अप्रूव नहीं हो जाती, आपने एसडीएम सर को एज ए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए, अभी मैं लिस्ट में दिखा दूंगा किन किन डॉक्यूमेंट्स की, जैसे ही मैं अभी नियुक्ति पत्र के बारे में बताना चालू करूंगा तो उसमें वो उन सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि योगदान आख्याएँ में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे होती हैं। तो जैसे ही मैं उनको प्रस्तुत करने आप जाते हैं तो उन सारी चीज़ों को आप आवेदन के माध्यम से श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि सर मैं अपनी योगदान आख्या को प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर उस योगदान आख्या को श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय अप्रूव करते हैं। अभी मेरी जानकारी के अनुसार जो योगदान आख्या आप लोगों ने जमा की है वो एज ए एप्लीकेशंस दी है योगदान आख्या की, जो कि श्रीमान रजिस्ट्रार कानून को कार्यालय में जमा होती है। उसके बाद वह एसडीएम सर के समक्ष रखी जाती है, वो उसको रीड करते हैं। रीड करने के पश्चात वो उसको अप्रूव करते हैं, और जिस डेट पे वो अप्रूव होता है, जिस दिन आपने योगदान आख्या जमा कर दी और वो अप्रूव है, तो उस दिन से आपकी वेतन की काउंटिंग मानी जाती है, क्योंकि हमें इस प्रकार से ही वेतन प्राप्त हुआ था। हमने जिस दिन अपनी योगदान आख्या दी थी उस दिन से हमें वेतन प्राप्त हुआ था, लेकिन हमारा केस अलग था। हमें नियुक्ति पत्र पहले वितरित हो चुके थे,
योगदान आख्या हमने बाद में दी थी या उसी दिन दे दी थी। जैसे 20 तारीख को हमें योगदान हमें अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुआ, हम लोगों ने उसी दिन अपनी योगदान आख्या दे दी, तो हमारा वही ज्वाइनिंग डेट मान लिया गया। तो ये जो केस आप लोगों का बन रहा है वो थोड़ा क्रिटिकल बन रहा है, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि आप अपॉइंटेड ही नहीं हो, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, फिर आप योगदान दे कैसे रहे हो? आप कॉमनली दिमाग से सोचो, अगर आप कहीं जाते भी हो और आप बोलते हो कि सर मैंने योगदान आख्या जमा कर दी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, बट आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी होना चाहिए, तो इन सब केस में थोड़ी क्रिटिकल केस बन रही है। अभी देखिए माननीय परिषद, माननीय शासन किस प्रकार का निर्णय लेते हैं और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय वगैरह और तहसील किस प्रकार से क्या बनाकर भेजती है। कुछ फॉर्मेट्स अभी दिख भी रहे हैं, तो कुछ फॉर्मेट्स में ये भी कहा गया है कि नियुक्ति पत्र इनके वितरित नहीं किए गए हैं, जैसा कि लड़कों ने ग्रुप में डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इनके योगदान आख्याएँ जमा की गई हैं। तो अभी योगदान आख्याएँ आपकी जमा की गई हैं, अप्रूव्ड हैं या नहीं मैं इनके बारे में नहीं बता सकता स्पष्ट तौर पे, बट हाँ मैं एक फॉर्मेट आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए नियुक्ति पत्र क्या होता है, नियुक्ति पत्र में किन किन बिंदुओं का उल्लेख होता है, और योगदान आख्या तो मेरे ख्याल से आप सबने जमा किया है, तो आपको योगदान आख्या के बारे में स्पष्ट तौर पे पता ही होगा। नहीं पता होगा तो अपने कलीग से भी देख सकते हैं, या मैं उसका फॉर्मेट एक दे दूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं नियुक्ति आदेश क्या क्या होता है, या नियुक्ति पत्र क्या क्या होता है, और नियुक्ति पत्र में क्या क्या बिंदुओं का उल्लेख होता है और कैसे होता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि नियुक्ति पत्र में क्या क्या होता है। तो दोस्तों आइए मैं आपको एक नियुक्ति आदेश की प्रति दिखाने का प्रयास करता हूं कि नियुक्ति आदेश में क्या जारी होता है और किस तरह से जारी किया जाता है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर का मैंने कुछ हिस्सा कट कर दिया है, उसमें प्रार्थी का नाम रहता है और जिला अधिकारी महोदय के पत्रांक संख्या दी होती है। इस क्रम में आपकी तहसील में नियुक्ति की जाती है। ये एसडीएम सर के लेवल का है, यानी जो उप जिला अधिकारी महोदय आपको नियुक्ति आदेश पारित करते हैं वो उसका फॉर्मेट कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें आप सबसे पहले जो नियम नंबर 1 देखिए, आप इसमें जो है नियम नंबर 1 देखिए, नियमावली के नियम 1, नियमावली के नियम 11 के अनुसार संघ सरकार या किसी राज्य सरकार, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति, मतलब उस पद से आपको हटाया गया हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, अथवा नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध, नैतिक अक्षमता जिसमें आपका मॉरल पर्पिट्यूट, ठीक है, तो मॉरल पर्पिट्यूट के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। इस हेतु अभ्यर्थी को शपथ पत्र देना होगा जो आप अपनी योगदान आख्या में देते हैं। शपथ पत्र में एक बिंदु यह भी होगा कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं में पारित आदेश का अनुपालन अभ्यर्थी द्वारा किया जाएगा। मतलब यदि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल भी जाता है तो उससे आपकी नियुक्ति कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन कर दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं में पारित आदेश का अनुपालन अभ्यर्थी द्वारा किया जाएगा। मतलब आप इसका अनुपालन करेंगे। अगर हाई कोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कोई भी, तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। सेकंड, नियमावली के नियम 12 के अनुसार नियुक्त हेतु ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। इसके संबंध हेतु संबंधित अभ्यर्थी को घोषणा पत्र देना होगा या नोटरी एफिडेविट देना होगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, किसी के पास एक से ज़्यादा पत्नी मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए भाई, और कोई भी ऐसी महिला भी मेरे ख्याल से, मेरी बहन ऐसी नहीं होंगी, तो आप लोग इसके लिए एक एफिडेविट देना होगा। पर ये एफिडेविट सोच समझ के दीजिएगा। अरे नहीं, मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि आप लोग सही एफिडेविट दे देंगे, तो जस्ट एज अ जोकिंग
मजाक कर रहा था, बट ये भी आपको देना होता है। तीसरा पॉइंट जो है, नियमावली के नियम 13 के अनुसार, मतलब पहला 11 नियम था, दूसरा 12, तीसरा 13, सभी चयनित अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी पदों, ये मतलब इस जिले का है, यहाँ पे आप अपना जिला मेंशन कर सकते हैं, कोई भी जिला हो सकता है आपका, मैनपुरी, एटा, आपका गोरखपुर, गाजीपुर, जहाँ भी हो, वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संबंधित अभ्यर्थियों को 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो हो, जारी हो सके। तो आप चाहें तो अपना थाने से भी करवा सकते हैं एक सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर किसी मेडिकल ऑफिसर से आप करवा सकते हैं। आपने करवाया भी होगा, पूर्व में आपको इसका ज्ञान है, और मेरे ख्याल से लगभग सभी ने करवा लिया होगा। अगला क्या है, अभ्यर्थी अपने सभी प्रमाण पत्रों के स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ उपस्थित होंगे। ध्यान दीजिए, आप जो योगदान आख्या में देने जा रहे हैं, ये सारी बातें नियुक्ति पत्र में पहले से ही स्पष्ट तौर पे लिखी होती हैं। अभ्यर्थी अपने सभी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ उपस्थित होंगे। मूल प्रमाण पत्रों के साथ उसका सत्यापन कराते हुए जमा करेंगे। कहाँ जमा करेंगे? आरके कार्यालय में आप जमा करेंगे। अब यहां से अगला नियम, नियमावली के नियम 17 के अनुसार लेखपाल के पद पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को परिषद द्वारा निर्धारित किए गए तिथि पर लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, मतलब जो भी आपको प्रशिक्षण क्षेत्र होगा वहां पर प्रवेश लेकर नियमानुसार 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इस हेतु पृथक से आदेश निर्गत किया जाएगा, मतलब इसके लिए अलग से आदेश होगा। अब हम अगला नियम देखते हैं। नियमावली के नियम 18(4) के अनुसार लेखपाल प्रशिक्षण के उपरांत आयोजित आहारकारी परीक्षा में यदि कोई परीक्षार्थी असफल होता है तो ऐसे विषयों में जिसमें वह आहारकारी परीक्षा के दौरान असफल रहा, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को ये बात बता रखी है कि यदि आप एग्जाम में फेल होते हैं तो आपको 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे। यदि उक्त अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाने के पश्चात भी कोई प्रशिक्षार्थी आहारकारी परीक्षा में असफल रहता है तो उस सेवा के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा और सेवा से पृथक कर दिया जाएगा, मतलब आपको निकाल दिया जाएगा। लेखपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी को 2 वर्ष के लिए परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। जिन लोगों को मैंने कह रहा था कि आप 2 साल तक शांति बनाकर रखिएगा, वो इसीलिए कह रहा था। आप इसको पढ़ लीजिए, ये पॉइंट मेरा जो है, इसीलिए मैं कह रहा था कि 2 साल तक आप लोगों को शांति और संयम बनाकर रखना है। अगला पॉइंट हम देखते हैं 9 नंबर। संबंधित चयनित महिला अभ्यर्थी अपने द्वारा अपने गृह तहसील, ब्लॉक एवं थाने से संबंधित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। गृह तहसील मतलब आपकी होम तहसील में नियुक्त होने वाली महिला अभ्यर्थी की तैनाती उसके गृह निकाय के विकास खंड को छोड़कर की जाएगी। मतलब आपको होम तहसील जो महिला अभ्यर्थी उनको मिल तो सकता है, लेकिन उनको ब्लॉक अपना नहीं मिलेगा। अगला नंबर देखते हैं। यदि चयनित अभ्यर्थी किसी अन्य सेवा में रहा हो तो उसे नियमानुसार रिजाइन या अवमुक्त के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब आप जब योगदान आख्या देने जा रहे हो, तहसील में योगदान न प्रस्तुत करने पर यह समझा जाएगा कि अभ्यर्थी लेखपाल पद पर नियुक्ति नहीं चाहते हैं और उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यह तैनाती आदेश पूर्णतः अस्थायी है तथा बिना नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। स्टार पॉइंट है ये, आप इससे देखिए, मैंने जो आप लोगों को पिछली वीडियो में कहा था वो बातें क्लियर कट सीधे लिख के आ रही हैं। यह तैनाती आदेश पूर्णतः अस्थायी है तथा बिना नोटिस के किसी समय समाप्त की जा सकती है। तो परीक्षा अवधि जो 2 साल की है आप लोगों को अच्छे से बनाकर रखना है। अगला, उपरोक्त तैनाती आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित
अंतिम आदेश के अधीन होगा। उपरोक्त शर्तों अभिलेखों की प्रतिपूर्ति करने पर यह नियुक्ति आदेश प्रभावी होगा। मतलब ये सारे करिकुलम अगर आप पूरे करते हैं तब आपकी नियुक्ति मानी जाएगी। तो ये होता है अपॉइंटमेंट लेटर। यहाँ नीचे आपको एसडीएम सर के सिग्नेचर मिलेंगे। यहाँ पे आपको प्रतिलिपि संलग्न कर दी जाएगी, जिस जिस विभाग को जानी है प्रतिलिपि। तो यहाँ पे एसडीएम सर के सिग्नेचर से ये आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है। जो अभी हम लोगों ने लेटर देखा, जो कि लेटर वायरल हो रहा है, या जो लेटर, सॉरी वायरल मैं नहीं कहूँगा, जो लेटर विभाग 4 का आया हुआ है, उसमें जो अपॉइंटमेंट लेटर की मांग की गई है वो यही अपॉइंटमेंट लेटर है। तो जिन अभ्यर्थियों को श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस प्रकार का अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया गया है, उसके बाद जो आपके द्वारा योगदान आख्या पूछी गई है उसकी डिटेल्स इसमें मांगी गई है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं योगदान आख्या क्या है। जैसा कि आपने नियुक्ति पत्र में देखा कि चीजें क्या क्या थी, तो जो चीजें नियुक्ति पत्र में आपको बताई जाती हैं वही आप योगदान आख्या के रूप में तहसील में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आज माननीय परिषद का लेटर आया है, इस लेटर के परिप्रेक्ष्य में करना क्या है, आपका स्टेप्स क्या होना है। आप जिस भी तहसील में जिन लोगों ने योगदान आख्या है, जिनको लग रहा है कि उन्होंने जमा कर दी है, आप कल सुबह अपने तहसील चले जाएं। जो लोग भी हैं, अगर सारे लोग नहीं जा सकते 15-20 के ग्रुप में जाएं और अपने श्रीमान रजिस्ट्रार कानून को महोदय आरके कार्यालय में जाकर आरके सर से मिलें और रजिस्ट्रार कानून को सर से मिलके उनसे पूछें कि सर माननीय परिषद का ये लेटर आया था, हम लोगों ने योगदान आख्याएं जमा की थी, सर क्या इनसे संबंधित रिपोर्ट माननीय परिषद को प्रेषित की गई या नहीं। उसके बारे में आप जानकारी जाकर अवश्य ले लें और ये भी पता कर लें कि किस प्रकार की चीज़ें भेजी गई हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो में आपको योगदान आख्या और नियुक्ति पत्र के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप ये क्लियर कट मान लीजिए कि योगदान आख्या अगर आपकी अप्रूव्ड होती है जिस डेट से, वो डेट आपकी वेतन और आपकी ज्वाइनिंग काउंट की जाएगी। इन चीज़ों में नहीं है और आपको धैर्य बना के रखना है, एकदम घबराना नहीं है। शासन, प्रशासन, परिषद, आयोग सब लगा हुआ है आपको ज्वाइनिंग कराने में, सब आपके साथ खड़ा है, आपका संघ आपके साथ खड़ा है। हाँ, थोड़ा विलंब हो रहा है, विधिक अड़चनें आ रही हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक अपनी लाइफ में काफ़ी विधिक नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी अड़चनों का सामना किया है। तो घबराइए मत, जो सही समय पर सही वस्तु सही स्थान पर अपने आप हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ इन चीज़ों की फिलॉसफी देना एक अलग चीज़ है, खुद पर बीतना एक अलग बात है, पर उन चीज़ों में आपके घबराने से वो चीज़ें ना तो समय से पहले हो जाएंगी, ना वो चीज़ें समय के बाद होगी, वह निर्धारित समय पर ही अपने आप संपादित होगी। तो आशा करता हूँ आज की मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आपको एकदम घबराना नहीं है, धैर्य बनाकर रखना है। हर ज़िले से मुझे लग रहा है जहाँ तक कई लोगों ने योगदान आख्याएँ जमा की हैं और उसके संबंध में तहसील, प्रशासन, जिला सब आपके सहयोग में। देखिए, अगर लोग सहयोग में नहीं होते तो माननीय परिषद क्यों आपसे पूछता कि दिनांक 13 फरवरी के पहले जिन लोगों ने योगदान आख्याएँ जमा की हैं उनकी रिपोर्ट हमें भेजी जाए। तो परिषद भी आपको ज्वाइन कराना चाहता है, शासन प्रशासन सब आपको ज्वाइन कराना चाहते हैं। तो लोगों की उम्मीद भी यही है कि आप, तभी तो परिषद आप जानकारी मांग रहा है आपके परिप्रेक्ष्य में। अगर परिषद को आप में रुचि न होती तो आपकी जानकारी क्यों मांगी जाती। आपकी जानकारी मांगी जा रही है, उसको बनाइए रहे। हाँ, आपका भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप अपने तहसील में जाएं, वहाँ पे देखें, सहयोग करें और उन चीज़ों को भिजवाने का कष्ट करें परिषद तक, क्योंकि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा बेटर तरीके से पहुँची रहेंगी तो उन चीज़ों को क्लैरिफाई करने में उतनी ही आसानी रहेगी। तो आशा करता हूँ आज का मेरा सेशन आपको पसंद आया होगा और हम लोग अभी अपनी ट्रेनिंग्स की कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन जैसे ही सामने ये विधिक अड़चनें दूर हो जाती है तो थोड़ा हम धीरे धीरे अपनी पॉइंट्स की तरफ आएंगे। तो प्लीज़, अगर आप लोगों ने मेरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा जितनी भी मुझे नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर कुछ आपको अच्छा बता सकूँ। धन्यवाद।